वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू डेंटल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी का 6th पार्ट वीडियो है। सो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड और मतलब पहले के वीडियो अगर आप अभी तक देखे नहीं हैं तो मैं इसका लिंक जो है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, अगर हम एक टूथ को देखेंगे, सो ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ ए क्राउन एंड अ रूट। सो एक टूथ के पास मतलब हम हमारा जो टूथ है एनाटोमिकली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनाटोमिकली एक टूथ को हम एक टूथ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया क्राउन और एक हो गया रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसिजर फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो और ये आपका रूट हो गया, तो ये आपका क्राउन पोर्शन हो गया और ये आपका रूट हो गया। तो टूथ के पास क्या होता है, क्राउन होता है और एक रूट होता है। एनामेल सराउंड्स द क्राउन पोर्शन एंड द सीमेंटम सराउंड्स द रूट पोर्शन। तो अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो जो एनामेल होता है, ये देखिए आप, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक टूथ का स्ट्रक्चर है। सो ये एक टूथ का स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक जो हम बोलेंगे ये है क्राउन और यहाँ से यहाँ तक जो हम बोलेंगे ये हो गया आपका रूट। तो जो क्राउन पोर्शन है, जो क्राउन पोर्शन को जो कवर कर रहा है वो है एनामेल। सो एनामेल जो है वो हमारा क्राउन को सराउंड कर रहा है और जो रूट पोर्शन है, रूट पोर्शन को कवर हमारा कर रहा है कौन ना, सीमेंटम। तो हमारा जो सीमेंटम है, ये जो लेयर हम देख रहे हैं ये सीमेंटम हुआ। तो ये जो सीमेंटम है ये हमारा रूट पोर्शन को कवर कर रहा है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि सो एनामेल surrounds the crown portion and the cementum surrounds the root portion. The crown and root meets at a line known as the cervical line. मतलब यहाँ पे मैं जो डायग्राम किया हूँ यहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं और एक बार डायग्राम यहाँ पे करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रल इंसिजर हो गया, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ना, द क्राउन एंड द रूट मीट्स एट अ लाइन। मतलब जो क्राउन हो गया, ये आपका जो क्राउन हुआ और ये जो आपका रूट हुआ, ये एक लाइन में मीट हो रहे हैं, जिस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सर्विकल लाइन। तो ये आपका हो गया सर्विकल लाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज द सीमेंटो एनामेल जंक्शन। सो सीमेंटो एनामेल जंक्शन, इसमें जो दो वर्ड है, एक है सीमेंटम, एक है एनामेल। सो सीमेंटम और एनामेल जहां पे मिल रहे हैं उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीमेंटो एनामेल जंक्शन। मतलब ये वाला जंक्शन को हम बोल रहे हैं सीमेंटो एनामेल जंक्शन, मतलब CEJ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनामेल है वो सीमेंटम के साथ मिल रहा है। सो सीमेंटो एनामेल जंक्शन। डेंटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ। मतलब डेंटिन, ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये जो मतलब एनामेल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, एनामेल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो पोर्शन है इसको हम डेंटिन बोलते हैं। और यहाँ पे और एक जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने का होता है वो है कि जो एनामेल होता है वो सिर्फ, ये जो एनामेल है ये सिर्फ क्राउन पोर्शन में प्रेजेंट होता है। एनामेल जो है ये सिर्फ क्राउन पोर्शन में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो डेंटिन है वो बोथ क्राउन पोर्शन में भी प्रेजेंट है और बोथ रूट पोर्शन में भी प्रेजेंट होगा। सो जो डेंटिन है वो क्राउन पोर्शन में भी प्रेजेंट है और रूट पोर्शन में भी प्रेजेंट है। सो जो डेंटिन is just present below the enamel. It is clear in the cross section of the tooth. तो अगर हम टूथ का एक क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसमें हमको जो डिफरेंट लेयर्स हो गया, एनामेल हो गया, डेंटिन हो गया, ये सब हमको क्लियरली दिखाई देगा। द नेक्स्ट इज पल्प चैम्बर एंड द पल्प कैनल कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था यहाँ पे, सो एक टूथ का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका पल्प। तो ये जो पल्प है और पल्प चैम्बर या पल्प कैनल है,
पल्प हो गया, तो ये पल्प जो है, पल्प का जो, तो हम क्या बोलेंगे, पल्प चैम्बर, पल्प चैम्बर हो गया, या पल्प कैनल, पल्प कैनल। ये जो है, ये दोनों, अभी ये जो तुम्हारा पल्प है, अगर हम पल्प भी देखेंगे तो पल्प को भी हम क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि पल्प में पल्प चैम्बर आएगा और पल्प कैनल आएगा। तो ये हो गया आपका पल्प, जो कि हम क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया दिस पल्प चैम्बर एंड द पल्प कैनल कंटेन्स द पल्प टिश्यूज। मतलब ये जो हमारा पल्प चैम्बर हो गया और जो पल्प कैनल है, इसके पास क्या कंटेंट होता है, पल्प टिश्यूज होता है। उसके बाद द मेन 4 टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन ए टूथ। तो जो 4 टिश्यूज है, 4 टिश्यूज जो कि प्रेजेंट इन अ टूथ, एक टूथ में प्रेजेंट होता है, वो हो गया आपका एनामेल, डेंटिन, पल्प और सीमेंटम। मतलब जो 4 टिश्यूज है आपका, 4 टिश्यूज में आपका क्या क्या आ रहा है, एनामेल, डेंटिन, पल्प एंड सीमेंटम। तो ये आपका जो 4 टिश्यूज है, ये 4 टिश्यूज हमको मिलेगा। उसके बाद अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये आपका हो गया एनामेल, ये हो गया डेंटिन, ये हो गया पल्प और ये है सीमेंटम। तो ये 4 मेन टिश्यूज हमको मिलता है। Enamel, dentin and the cementum are the hard tissues and the pulp is the soft tissue. So इनमें से जो enamel हो गया, dentin हो गया और जो cementum है, ये जो तीनों है, ये तीनों हमारा hard tissues होगा, ये तीनों hard tissues है। और जो pulp है, ये हमारा soft tissues होगा। उसके बाद हमारा So enamel जो है, it is the hardest tissue, dentin is the harder tissue and the cementum is the hard. So enamel एक ऐसा टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट टिश्यू है वो है एनामेल, या हार्डेस्ट स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो डेंटिन है वो होगा हमारा हार्डर टिश्यू और जो सीमेंटम है वो हार्ड होगा। उसके बाद एनामेल जो है, इट इज द डेड टिश्यू। ये एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में हर समय आता रहता है। सो जो एनामेल जो है वो एक डेड टिश्यू है, एज इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब टूथ के फॉर्मेशन के समय ही सिर्फ एनामेल का फॉर्मेशन होता है, और एक बार अगर आपका एनामेल लॉस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप उसको रीगेन नहीं कर सकते हैं फिर से। सिमिलरली डेंटिन इज द लिविंग टिश्यू एज इट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर होल लाइफ। इसका जो फॉर्मेशन है वो होल लाइफ के लिए फॉर्मेशन होगा। और पल्प जो है, जो कि सब टिश्यू है, वो ब्लड वेसल्स कैरी कर रहा है और नर्व सप्लाई भी कैरी कर रहा है। उसमें ब्लड वेसल्स भी है और नर्व सप्लाई भी है। उसके बाद incisional edges and the ridges may be present in the tooth such as central incisor and the lateral incisor. तो incisional edge और central और जो ridges, incisional ridges वो क्या होता है, तो अगर आप इंसिजल एस्पेक्ट पकड़ के, मतलब तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टूथ पढ़ चुके हैं, तो अगर आप एक एंटीरियर टूथ का इंसिजल एज, इंसिजल एस्पेक्ट को देखेंगे और स्पेशली हम द सेंट्रल इंसिजर और लैटरल इंसिजर को देखेंगे, तो आपको एक रेक्टेंगुलर ऐसा एक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा एज में। तो वो जो एज होता है, क्या होता है ना, वो शार्प एज होता है। इनिशियली जो टूथ जब फॉर्मेशन होता है, वो जो एज है वो शार्प होता है, लेकिन जब हमारा ऑक्लूजन के वजह से, ऑक्लूजन या बाइटिंग, या बार बार हम जब फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, बार बार हम जब फूड को ग्राइंड करने के वजह से क्या होता है, वो जो एज है वो कन्वर्ट हो जाता है रीच को, तो रीच का फॉर्मेशन हो जाता है। एज जो है वो रीच को कन्वर्ट हो जाएगा। One cusp may be present, such as in the case of canine, and 2 or more cusps may be present in, such as in the case of the premolars and molars. मतलब पोस्टेरियर टूथ में 2 से ज्यादा कस्प हो सकते हैं, और तुम्हारा एंटीरियर टूथ में सिर्फ एक ही कस्प, जैसे कि स्पेशली कैनाइन में ही, एंटीरियर टूथ में इंसिजर में कुछ भी कस्प प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो कैनाइन है उसमें सिर्फ एक ही कस्प हमको मिलता है। One root may be present, such as in the case of the anterior tooth, and more than one root may be present in the case of the posterior tooth. Posterior tooth में 2 or more roots होता है, 2 or more roots,
और हमारा anterior टूथ में हर समय 1 ही रूट रहेगा, 1 रूट इज प्रेजेंट। उसके बाद हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स अभी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स, तो पहला होगा कॉस्प। इट इज एन एलिवेशन फाउंड ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ। मतलब ये एक एलिवेशन है जो कि हमको क्राउन पोर्शन में मिलता है। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पोर्शन है ये एक एलिवेटेड पोर्शन है जो कि क्राउन पोर्शन में सिर्फ प्रेजेंट होता है। एंड इट फॉर्म्स द डिविजनल पोर्शन ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। मतलब ऑक्लूजल सरफेस का डिविजनल पोर्शन को क्रिएट करता है। जैसे कि पोस्टेरियर टीथ में आप देख सकते हैं ये एक प्रीमोलर में 2 रूट प्रेजेंट है। तो ये जो एक रूट हुआ और ये जो ये जो एक बड़ा कस्प हुआ और एक जो छोटा कस्प हुआ, ये क्या करता है, दोनों मतलब जो ऑक्लूजल सरफेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। तो ये हो गया कॉस्प। इट इज एन एलिवेशन फाउंड ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ एंड फॉर्म्स द डिविजनल पोर्शन ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। उसके बाद ट्यूबरकिल। इट इज अ स्मॉलर एलिवेशन फाउंड ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ। मतलब ये एक स्मॉलर एलिवेशन है जो कि क्राउन पोर्शन में मिलता है एंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ द एनामेल। जब एनामेल का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होगा, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ एनामेल, तब उसको हम जो टर्म यूज करेंगे उसको हम ट्यूबरकिल बोलेंगे, उसको हम ट्यूबरकिल बोलते हैं। दीज एलिवेशंस आर नॉट फाउंड इन ऑल द टूथ। मतलब ये जो ट्यूबरकिल है ये सारे पोस्टेरियर टूथ में नहीं मिलता है। उसके बाद आ गया सिंगुलम। इट इज प्रेजेंट इन द एंटेरियर टीथ। सिंगुलम जो है, जो सिंगुलम है वो सिर्फ एंटेरियर टूथ में, जैसे कि तुम्हारा सेंट्रल इंसिजर, लैटरल इंसिजर और कैनाइन, सिर्फ इसी टूथ में ही प्रेजेंट होगा। इट इज अ लिंगुअल लोब। ये एक लिंगुअल लोब की तरह दिखाई देता है। ये वाला पोर्शन को हम सिंगुलम बोलेंगे। एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सर्वाइकल थर्ड रीजन ऑफ द टूथ इन द लिंगुअल एस्पेक्ट। मतलब लिंगुअल एस्पेक्ट का सर्वाइकल थर्ड रीजन में, लिंगुअल एस्पेक्ट का सर्वाइकल थर्ड रीजन में ये एक बल्क फॉर्मेशन करता है जिसको हम लिंगुअल लोब या सिंगुलम बोल सकते हैं। अभी सर्वाइकल थर्ड क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये हो गया हमारा इंसिजल थर्ड, ये हो गया हमारा मिडिल थर्ड और ये हो गया आपका सर्वाइकल थर्ड। तो ये सर्वाइकल थर्ड रीजन में एक बल्क फॉर्म करता है जिसको हम लिंगुअल लोब या हम सिंगुलम बोलते हैं। मेजियोडिस्टली इट शोज कन्वेक्सिटी। मतलब हम मेजियोडिस्टली देखेंगे तो ये एक कन्वेक्सिटी हमको शो करेगा, कन्वेक्सिटी। उसके बाद रीच। इट इज अ लीनियर एलिवेशन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ। टूथ के सरफेस में एक लीनियर मतलब एक लाइन के जैसा एक एलिवेशन अगर दिखाई देगा तो उसको हम बोलेंगे रीच। द नेम ऑफ दिस रीज इज गिवन अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन सच एज इंसिजल रीच, बकल रीच, मार्जिनल रीच। इंसिजल रीज जो कि इंसिजल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, बकल रीज जो कि बकल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होगा और मार्जिनल रीज जो कि टूथ के मार्जिन में प्रेजेंट होता है। उसको हम मतलब ऑक्लूजल एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे मार्जिन साइड में जब प्रेजेंट होगा उसको हम मार्जिनल रीज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेजियल मार्जिनल रीज हो गया और डिस्टल मार्जिनल रीज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्स रीज है, ये मेजियोलिंगुअल कस्प हो गया, ये आपका बकल कस्प हो गया, ये मेजियो बकल कस्प, ये डिस्टो बकल कस्प है ये वाला, और ये हो गया आपका डिस्टोलिंगुअल कस्प, और ये हो गया आपका ट्रायंगुलर रीज। अभी मार्जिनल रीज, दीज आर द राउंड। सो मार्जिनल रीज, अगर हम मार्जिनल रीज देखेंगे तो मार्जिनल रीज दीज आर द राउंडेड बॉर्डर्स ऑफ द एनामेल। एनामेल का ये राउंडेड बॉर्डर्स है। उसके बाद आपका it forms the border of the mesial outline and the distal outline of the premolars and the molars in the occlusal surface, and the mesial and the distal outline of the incisors and the canines in the incisal aspect। मतलब
क्या हुआ ना, जो हमारा पोस्टेरियर टूथ का मेजियली और डिस्टली ऑक्लूजल सरफेस में वो एक मार्जिनल बॉर्डर फॉर्मेशन करेगा, और अगर हम एंटेरियर टूथ के बात करेंगे तो वो उसमें क्या करता है, वही मेजियली और डिस्टली वो जो आउटलाइन फॉर्मेशन करेगा इंसिजल एस्पेक्ट में ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया आपका मार्जिनल रीजेस। उसके बाद आया ट्रायंगुलर रीजेस। इट रन्स फ्रॉम द टिप ऑफ द कस्प टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। मतलब इट रन्स फ्रॉम द टिप ऑफ द कस्प, मतलब ये कस्प का टिप हुआ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस, मतलब ऑक्लूजल सरफेस का सेंटर तक आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रीज। सिमिलरली ये आपका कस्प, तो यहाँ जो कस्प का टिप से अगर वो जाएगा कहाँ पे ना, हमारा सेंटर ऑफ द ओक्लूजल सरफेस, देन इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स रीज, सॉरी ट्रायंगुलर रीज। तो ट्रायंगुलर रीज हम बोलेंगे, मतलब कस्प टिप से हमारा आ रहा है मिडिल ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस, इट इज नोन एज द ट्रायंगुलर रीज। यहाँ पे हम लिखे हैं, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर रीज। ट्रांसवर्स रीज क्या है? इट इज द रीज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द वोकल एंड द लिंगुअल ट्रायंगुलर रीज। मतलब तो टिप कस्प से सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस को आया, तो ये हो गया आपका बक्कल ट्रायंगुलर रीज। टिप कस्प से सेंट्रल सरफेस को आया है, तो ये आप हो गया लिंगुअल ट्रायंगुलर रीज। तो बक्कल ट्रायंगुलर रीज और लिंगुअल ट्रायंगुलर रीज को मिलाने से जो रीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स रीज। इट इज द रीज formed by the joining of the buccal and the lingual triangular ridge। उसके बाद आ गया oblique ridge। So it is a ridge which is formed by the joining of the distobuccal cusp and the magiolingual cusp of the maxillary molars। मतलब ये मैक्सिलरी मोलार में प्रेजेंट है, और ये आपका बॉकल साइड हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपका लिंगुअल साइड हो गया, ये आपका डिस्टल साइड हो गया, और ये आपका मेजियल साइड हो गया। सो डिस्टोबक्कल कस्प एंड मेजियोलिंगुअल कस्प। सो डिस्टोबक्कल एंड मेजियोलिंगुअल, so ridge which is formed by the joining of the distobuccal cusp and the mesiolingual cusp of the maxillary molars are known as the oblique ridge। उसको हम बोलेंगे oblique ridge। उसके बाद आ गया lingual fossa। These are the depressions found on the lingual surface of the incisors। इंसिसर्स के लिंगुअल सरफेस में जो डिप्रेशन हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिंगुअल फोसा बोलेंगे। उसके बाद सेंट्रल फोसा। These are the depressions which are found on the occlusal surface of the molars। So जो depressions हमको occlusal surface मोलार्स का ऑक्लूजल सरफेस में मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको सेंट्रल फोसा। सो सेंट्रल फोसा। उसके बाद ट्रायंगुलर फोसा। These are the depressions found on the occlusal surface of the premolars and the molars, mesial and distal, to the marginal ridges present on the mesial and the distal side respectively। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्रीमोलर हो गया। सो प्रीमोलर टूथ का, प्रीमोलर जो टूथ है तो उसका मेजियल मार्जिनल रीज और डिस्टल मार्जिनल रीज के पास में जो डिप्रेशंस हमको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजियल ट्रायंगुलर फोसा और डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। मेजियल ट्रायंगुलर फोसा बोलेंगे और डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा हम बोलेंगे। सल्कस की बात करेंगे तो सल्कस जो है हमारा, these are the long depressions, these are the long depressions which are found on the surface of the tooth। These are present in between the ridges and the cusps। So जो कि रीज और कस्प के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आ गया डेवलपमेंटल ग्रुप्स। सो दीज आर द सैलो ग्रुप्स या डिप्रेशंस और द लाइन फाउंड बिटवीन द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द क्राउन एंड द रूट। प्राइमरी पार्ट्स क्राउन का क्या है और रूट का क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दीज आर द सैलो डिप्रेशंस और द लाइंस जो कि हमको
क्राउन और रूट का प्राइमरी पार्ट में मिलता है। उसके बाद आ गया सप्लीमेंटल ग्रुप्स। These are the linear depressions which are found on the surface of the tooth, जो कि ये एक जैसे कि हमारा एक लीनियर एलिवेशन था, और जैसे हम रीच को बोल रहे थे कि एक लीनियर एलिवेशन है, वैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि लीनियर डिप्रेशन विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ के सरफेस में जो लीनियर डिप्रेशन हमको मिल रहा है। उसके बाद बकल एंड द लिंगुअल ग्रुप्स। These are the groups which are found on the buccal and the lingual surface of the posterior teeth। मतलब बक्कल वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये सिर्फ हमारा पोस्टेरियर टीथ में ही होगा। सो बक्कल लिंगुअल ग्रुप्स क्या हुआ ना, दीज आर द ग्रुप्स जो कि हमको बक्कल एंड द लिंगुअल सरफेस ऑफ द पोस्टेरियर टूथ के बक्कल एंड लिंगुअल सरफेस में हमको मिल रहा है। पिट्स। So these are the pinpoint depressions at the junction of the developmental groove found on the occlusal surface of the posterior teeth। So जो पीठ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में आता रहता है। So ये एक पिन पॉइंट डिप्रेशन है, पोस्टेरियर टीथ में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है, एक पिन पॉइंट डिप्रेशन के तरह है, वो प्रेजेंट है एट द डेवलपमेंटल ग्रूव जंक्शन। डेवलपमेंटल ग्रूव का जंक्शन में ये प्रेजेंट होगा, और ऑक्लूजल सरफेस पोस्टेरियर टीथ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पोस्टेरियर टीथ हो गया, पोस्टेरियर टीथ का ऑक्लूजल सरफेस में बीच में हो सकता है, नहीं तो मेजियली और डिस्टली प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो मेजियली प्रेजेंट होगा तो मेजियल पीठ बोलेंगे, अगर डिस्टली प्रेजेंट होगा तो डिस्टल पीठ, और अगर सेंट्रली प्रेजेंट है तो सेंट्रल पीठ हम बोलेंगे। सेंट्रल पीठ इज द पीठ विच इज फाउंड ऑन द सेंट्रल फुसा ऑफ द मोलर्स। मोलर्स के सेंट्रल फुसा में हमको सेंट्रल पीठ मिलता है। लोब। So these are the primary sections of the formation in the development of the crown। क्राउन का डेवलपमेंट में ये हमारा प्राइमरी सेक्शंस होता है फॉर्मेशन का। So these are the primary sections of the formations of the development of the crown। मैमेलन्स भी एक शॉर्ट नोट आता रहता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। So these are the 3 rounded protuberances or the elevations which are present in the incisal edge of the newly erupted incisor teeth। न्यूली इरप्टेड इंसिजर टीथ में हमको 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंस देखने मिलेगा इसी तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैमेलन्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मैमेलन्स बोलेंगे, मैमेलन्स। So these are the 3 rounded protuberances or the elevations which are present in the incisal edge of the newly erupted incisor teeth। These are present in the permanent incisors, permanent incisors and also in the primary incisors। मतलब ये बोथ प्राइमरी टीथ में भी प्रेजेंट हो सकता है, बोथ परमानेंट टीथ में भी प्रेजेंट हो सकता है। टीथ मतलब सिर्फ इंसिजर्स में ही हमको मैमेलन्स दिखाई मिलेगा। सो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है, और आज हम इस वीडियो में डेंटल एनाटॉमी के रिलेटेड जितने सारे इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स है उसको हम डिस्कस किया, और ये वीडियो हमारा 6th पार्ट था, और सिर्फ और एक पार्ट आने वाला है उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज इस वीडियो को अगर आप हेल्पफुल समझ रहे हैं तो आप आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्टूडेंट्स या मेरा जो फ्रेंड्स है सिर्फ देख के ही वीडियो को लाइक करके छोड़ देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलेगा और नया नया अच्छा कंटेंट डालने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।